आज से 29 जून तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेशल्स के लिए रवाना हुए पीएम मोदी राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। 2015 के बाद पीएम का दूसरा सेशल्स का दौरा। गोरखपुर में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत, जहां कार्यक्रम में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की गिनाई गई उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ा एक्शन, सभी 8 आरोपियों को भेजा गया जेल। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। सहारनपुर में 2 कारों में हुई जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां सेशल्स के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से सेशल्स के लिए 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी हैं, जहां सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस में चीफ गेस्ट पीएम मोदी होंगे और उसके लिए रवाना हो चुके हैं। आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है सेशल्स, जहां सेशल्स की संसद को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि सेशल्स से जब पीएम मोदी रवाना हुए तो उस दौरान पीएम मोदी की तरफ से एक पोस्ट के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि सेशल्स का दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और सेशल्स इस वक्त 50वीं सालगिरह अपनी आजादी की मना रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां शिरकत कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग वहां पर अगर रहते हैं तो उनको भी संबोधित करने का काम पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा और उनसे मुलाकात भी इस दौरान की जाएगी। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में जब दिग्गजों के साथ मुलाकात करेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो उस दौरान न सिर्फ भारत को फायदा होगा बल्कि सेशल्स को भी बहुत बड़ा फायदा होना है। और उसी लिहाज से सेशल्स का यह दौरा पीएम मोदी का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, व्यापक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी जब सेशल्स के लिए रवाना हुए तो अब इंतजार किया जा रहा है जब 3 दिवसीय दौरे पर सेशल्स पीएम मोदी पहुंचेंगे, वहां पर उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी वहां पर शिरकत करने जा रहे हैं। आजादी की 50वीं सालगिरह इस वक्त सेशल्स मना रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। सेशल्स की संसद को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात होगी और व्यापारिक तौर पर अगर इसे समझा जाए तो इसे बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि शायद भारत और सेशल्स के बीच में कुछ आयात निर्यात या व्यापारिक तौर पर कुछ चीजें मजबूत हो सके, कई ऐसे हस्ताक्षर हो सके ताकि आने वाले समय में दोनों देशों की दोस्ती के बीच में एक नींव रखी जा सके और वो मजबूत रहे, प्रगाढ़ रहे। और उसी को लेकर पीएम मोदी का दौरा ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सेशल्स के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं और ऐसे में आपको बता दें कि सेशल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि सेशल्स इस वक्त 50वीं सालगिरह मना रहा है सेशल्स की आजादी को लेकर, जहां पर लोगों में खासा उत्साह है, तमाम तरह की तैयारी की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आपको बता दें कि सेशल्स में अपनी उपस्थिति मुख्य अतिथि के तौर पर दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। तो सेशल्स के दौरे पर पीएम मोदी हैं और ऐसे में ये दौरा निश्चित तौर पर बेहद खास हो जाता है, जहां पर पीएम मोदी 27 से 29 जून ये 3 दिवसीय दौरा, जहां सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर वो वहां पर गए हुए हैं। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और 50वीं सालगिरह यानी कि स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों ही देशों के बीच में और मजबूती देखने को मिल पाएगी। ऐसे में मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, जहां क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा होगी दोनों दिग्गजों के बीच में। साथ ही सेशल्स की राष्ट्रीय विधानसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जहां सेशल्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर गए हैं और उस दौरान आपको बताते चले कि वहां पर भारतीय समुदाय के लोग अगर रहते हैं तो वो पीएम मोदी का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। और ठीक सेशल्स में भी वही तस्वीरें अब देखने को मिल पाएगी, जहां मोदी का पिछले 11 साल में ये दूसरा सेशल्स का दौरा है, जहां इससे पहले उन्होंने साल 2015 में इस द्वीप पर देश की यात्रा की थी, जहां पर सेशल्स की आबादी तकरीबन 1.5 लाख बताई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने जा रहे हैं।
इस बीच एक और बड़ी खबर है। गोरखपुर में बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर उद्घाटन सत्र का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही सीएम ने विपक्ष पर भी इस दौरान निशाना साधा है। तो बड़ी खबर, पूरी दुनिया में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, साथ ही बीजेपी की यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही अपने संबोधन में जब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई है, कांग्रेस ने कश्मीर के साथ साजिश की थी और आज की तारीख में उसका रिजल्ट, जो परिणाम है, वो कांग्रेस पार्टी भोग रही है। कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कांग्रेस पार्टी ने की थी। 2014 से पहले दुश्मन देश क्रूरता करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इन तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। साथ ही जो ये 12 साल बेमिसाल केंद्र की मोदी सरकार के रहे हैं, इन तमाम 12 सालों में क्या कुछ वो उपलब्धियां रही हैं, उसका भी यहां पर गिनाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, ऐसे में तमाम जो दिग्गज और गणमान्य लोग वहां पर मौजूद थे, उनको संबोधित भी यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। गोरखपुर में उद्घाटन सत्र का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन की उपस्थिति रही। ऐसे में प्रदर्शनी बाकायदा लगाई गई थी कि डबल इंजन की सरकार ने एक साथ मिलकर कैसे उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश बना दिया है। हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, या फिर लोगों तक हर वो छोटी छोटी सहूलियत पहुंचाने का काम, उसके माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से समझाने का प्रयास था। डबल इंजन की सरकार लगातार यहां पर किस तरह से काम कर रही है। 1951 से लेकर के 1977 तक, 1980 से लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वर्चस्व चल रहा है, पूरे देश के अंदर जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, दुनिया के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस प्रकार की सफलता की प्रतिमान को स्थापित करना यह किसी सपने से कम नहीं। आज अगर पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, दुनिया के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए वह एक प्रेरणा बनी है, तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से रसे बसे वे संस्कार हैं, वे मूल्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अंगीकार किए थे। उस विकल्प की पूर्ति का आधार बना सकते हैं जो एक वैक्यूम कांग्रेस के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों के कारण प्रारंभ होने वाला है। उन विकल्पों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक दल आज आवश्यक है, और उस राजनीतिक दल के रूप में जो नेतृत्व उस समय दिया गया था वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। अगली बड़ी खबर, जो आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है एमएसएमई दिवस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों को ढेरों शुभकामनाएं और आज के दिन की बधाई दी है। उद्यमिता, नवाचार को समर्पित ये दिवस है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। साथ ही सीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना है एमएसएमई, और आज उसको एक बड़े स्तर पर मनाने की कोशिश हो रही है। जहां आपको बता दें कि एमएसएमई को लेकर लगातार यहां पर कई तरह की कवायद, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे में उद्यमियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये पोस्ट के आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि आइए आत्मनिर्भर बनिए, उद्यमी और विकसित उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा में अपना योगदान दे। तो ये पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के खास अवसर पर उत्तर प्रदेश की उद्यमशीलता, युवा सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता के संकल्प को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही सीएम ने लिखा कि इस खास अवसर पर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चतुर्थ संस्करण की कर्टेन रेंजर सेरेमनी के साथ ही
अब जो तैयारी हो रही है, कार्यक्रम जहां जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी, उसका जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि इसके उपरांत तकरीबन 2469 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन सहित 70 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ विकास के एक नए अध्याय का शुभारंभ होने जा रहा है। आइए आत्मनिर्भर, उद्यमी और विकसित उत्तर प्रदेश के इस विकास यात्रा के सहभागी बने। तो आपको बता दें कि एमएसएमई दिवस है। सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि नोएडा और ऐसे में गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर आज है, तो निश्चित तौर पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे और उसी का जिक्र अपने इस पोस्ट के माध्यम से योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। उन्होंने बकायदा बताया कि इस खास अवसर पर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड चतुर्थ संस्करण है, कर्टेन रेंजर सेरेमनी के साथ ही तमाम ओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ मिलने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, जहां चढ़ावा चोरी के आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में किया जाएगा पेश, जहां आरोपियों को हिरासत की मांग पुलिस इस दौरान कर सकती है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 लोगों के नाम इस दौरान सामने आए थे। 8 आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है, जहां आरोपियों की हिरासत की मांग कर सकती है पुलिस और ऐसे में जांच में कई और लोगों का नाम भी शामिल हो सकता है। इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार ये माना जा रहा था कि शायद चंपत राय और ऐसे में अनिल मिश्रा, गोपाल राय, इन लोगों के नाम भी एफआईआर में सामने आए, लेकिन इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली है। जब ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ तो उसके बाद से एसआईटी का गठन और तमाम तरह की तैयारी और टीका टिप्पणी का जो सिलसिला है वो यहां पर देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में अब पेश किया जाएगा और इसके साथ ही आरोपियों की हिरासत की अब पुलिस प्रशासन मांग कर सकता है। आरोपियों की हिरासत की मांग जब की जाएगी तो उस दौरान अगर यहां पर मुहर लग जाती है और सहमति दी जाती है तो उस दौरान आपको बता दें पूछताछ का सिलसिला आगे चलेगा। भगवान राम के साथ छलावा किया गया, चढ़ावे के दौरान जो लोगों को ठगा गया है, राम भक्तों के साथ जो ये पूरा कृत्य किया गया है, इसको लेकर किस किस के नाम अब पूछताछ के दौरान सामने आते हैं, इस पर हर किसी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं और ऐसे में लुटेरों का अब सीधे तौर पर हिसाब होगा। ये मैसेज देने का प्रयास लगातार यहां पर योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच जो 8 लोग हैं जिसमें अलग अलग नाम सामने आए हैं, कपिल मिश्रा, रमशंकर मिश्रा, यादव और इसमें तमाम नामों का जिक्र जो किया जा रहा है, उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर अब बढ़ने वाली है, बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ चंपत राय की तरफ से अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया गया, नैतिकता के आधार पर उसको हवाला दिया गया। लेकिन सवाल अब लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि अगर इतनी ही नैतिकता थी तो ये तो तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब चोरी का ये पूरा मामला और षड्यंत्र का सिलसिला देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जो 8 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, उनकी न्यायिक हिरासत और पुलिस मांग सकती है और इस दौरान पूछताछ का सिलसिला जब शुरू किया जाएगा तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। और अभी महज 8 आरोपी हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में शायद आरोपियों की जो फहरिस्त है वो और लंबी हो सकती है। अभी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय का जिक्र एफआईआर में नहीं किया है, जबकि लोगों की तरफ से उम्मीद यही जताई जा रही थी कि इन तीनों का नाम भी एफआईआर में मेंशन होगा। लेकिन अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। अब इस पूरे मामले पर खुलासा कैसे होता है, एसआईटी कैसे काम करती है, कैसे कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाती है, इस पर फिलहाल हर किसी की नजरें टिकी हुई है। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध हालत में घूमते हुए पकड़ा गया है, जहां पीओके में रहने वाले मोहम्मद सज्जाद के रूप में इस आरोपी की पहचान हुई है और ये बड़ी सफलता फिलहाल जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के हाथ बताई जा रही है। पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध हालत में घूमते हुए पकड़ा गया है पाकिस्तानी युवक, ये बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पीओके के रहने वाले मोहम्मद सज्जाद के रूप में इस युवक की पहचान हुई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध हालत में ये घूमते हुए पकड़ा गया है। अब पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में मोहम्मद सज्जाद के रूप में इस युवक की पहचान हुई है। हालांकि अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है, पूछताछ के सिलसिले को अब ये बढ़ाया जा रहा है। इस आरोपी, इस नागरिक की जो मंशा है वो क्या कुछ रही होगी,
होगी, उसका पता लगाने का प्रयास सुरक्षा बल कर रहे हैं। साथ ही बदायूं में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एसएसपी अंकित शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जिले में एक साथ 35 उपनिरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। आपको बता दें कि उन्हें नए कार्यस्थल पर तैनात किया गया है। पुलिस विभाग के मुताबिक ये बदलाव पुलिसिंग और मजबूत बनाने, कार्य प्रणाली में सुधार लाने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। माना यह जा रहा है कि इस बड़े तबादला अभियान से जिले में पुलिस व्यवस्था और अधिक सक्रिय और प्रभावी होगी। ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर 35 उपनिरीक्षकों के नाम हैं जो कि अलग अलग यहां पर कार्यप्रणाली का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन अब उनको नया कार्यभार सौंप दिया गया है। एसएसपी के नेतृत्व में एसएसपी ने ये पूरी तरह से तबादला सूची जारी की, जिनका ये कहना कि उन्हीं के निर्देश पर ये बड़ा फेरबदल हुआ है। लेकिन अभी बदायूं में ये 35 उपनिरीक्षक हैं, जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि अभी ये लिस्ट और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी महज 35 नाम सामने आए हैं, लेकिन शायद अभी कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए इस तरह के जो कार्य है वो अभी एसएसपी की तरफ से किए जा सकते हैं। और अगर और लोगों के तबादले होते हैं तो उनको भी निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाएगी। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बाकायदा उस फेहरिस्त की जहां पर तबादले कर दिए गए हैं 35 उपनिरीक्षकों के। वहीं नोएडा की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने केवाईसी अपडेट के नाम पर हो रही साइबर ठगी में मदद करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया है कि साइबर ठग खुद को बैंक मैनेजर बताते थे और लोगों को केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर झांसे में लिया करते थे और उनके साथ धोखाधड़ी भी करते थे। अब इस ठगी की रकम को ट्रांसफर कराने के लिए आरोपी अपना बैंक खाता उपलब्ध कराता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खाते में करीब 9 लाख रुपए की साइबर ठगी की रकम आई थी, जिसके बदले उसे 45,000 रुपए मिले थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि वो अन्य कितने मामलों में शामिल रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और भोले भाले मासूम लोगों को ठगने का काम ये आरोपी की तरफ से किया जाता था। जहां आपको बताते चले कि इस आरोपी ने न जाने अब तक कितने मासूम लोगों से करोड़ों लाखों की ठगी की होगी, लेकिन ये बड़ी सफलता साइबर क्राइम पुलिस के हाथ बताई जा रही है, जहां पर इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश कि अभी तक कितनी ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। साथ ही मिर्जापुर के बेदौली गांव में एक नाबालिग किशोरी प्रेमी से शादी की जिद को लेकर हाई टेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गई। करीब 60 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ने से गांव में हड़कंप की स्थिति रही। ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन और ग्रामीणों के साथ मिलकर किशोरी को समझाने की कोशिश की गई। करीब 40 मिनट तक की कड़ी मशक्कत की गई, जिसके बाद किशोरी सुरक्षित नीचे उतर आई। इसके बाद पुलिस उसे और उसके परिजनों को चौकी ले गई, जहां दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हुआ है, जहां प्रेमी से शादी की जिद को लेकर ये पुलिस अड़ी, आपको बता दें कि युवती अड़ी रही, जिसके बाद वो हाई टेंशन पोल पर चढ़ जाती है और जिद करती है कि उसकी शादी प्रेमी से करा दी जाए उसके। अब ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची और जो तमाम लोग थे, भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी। पुलिस की तरफ से युवती को तकरीबन 40 मिनट तक समझाया गया, लेकिन जब युवती नहीं समझ रही थी, पुलिस की तरफ से भी कड़ी मशक्कत की गई। आखिरकार युवती को यहां पर आश्वस्त किया है कि जो उसकी मांग है, जो उसको प्रेमी से शादी करनी है, वो जरूर कराई जाएगी, लेकिन वो एक बार नीचे उतर जाए। हालांकि उसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ऐसे में अभी फिलहाल अब जो परिजन है उन्होंने राहत की सांस ली है, लेकिन पुलिस इस तरह से लगातार लोगों को समझा रही है कि अगर कुछ भी जिद है या किसी भी तरह की मांग है तो एक बार अपने अभिभावक, अपने परिजनों से जरूर बात करें। इस तरह का जो यहाँ पर कदम उठाते हैं वो फिर जनहानि यानी कि जान पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे सिर्फ एक ही परिवार नहीं बल्कि कई परिवार इसकी जद में आ जाते हैं और उसको लेकर लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। तो
तो देखिए, कड़ी मशक्कत के बाद किशोरी का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में भी वो आ सकती थी, लेकिन एक बड़ा रेस्क्यू किया गया। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर प्रेमी से शादी कराने की जिद पर वो इस पोल पर चढ़ गई थी। ऐसे में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों की तरफ से खूब समझाया गया, लेकिन युवती को समझ नहीं आया। लेकिन जब सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया तो पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है और इस दौरान अब लोगों से भी समझाने का प्रयास यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर उनके बच्चे किसी तरह की जिद कर रहे हैं तो उनको पहले समझाएं, उनको अपने झांसे में लें। अगर आपको जिद नहीं भी सुननी है तो कोशिश ये करें कि आपका बच्चा कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि जो युवती ने किया है, अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, शायद एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन युवती की जान बच गई। सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, उसके बाद राहत की सांस लेता हुआ पुलिस प्रशासन नजर आया। अगली खबर, जहां हापुड़ के गांव में एक युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आपको बता दें कि अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक घर में चल रहे विवाद के चलते उसने ये कदम उठाया। घटना के बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अब सूचना मिलते ही थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की सभी पहलुओं के तहत जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मुख्य वजह क्या रही है जिसकी वजह से उसने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, इन तमाम पहलुओं के आधार पर वो स्पष्ट और जो बड़ा कारण है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में वो भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन को कोई सुसाइड लेटर हाथ नहीं लगा है और ऐसे में मौत के कारण क्या कुछ रह सकते हैं वो लगातार परिजनों से पूछताछ करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि परिजन इस वक्त बेसुध हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो प्राथमिकी जांच है उसमें घरेलू कलेश छोटा मोटा बताया जा रहा है कि किसी वजह से विवाद हो गया था और विवाद की वजह से वो सहन नहीं कर पाई, जिसके बाद वो इस तरह का कदम उठा लेती है। लेकिन अभी तफ्तीश की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पीलीभीत की एक युवती के शाहजहांपुर की शारदा नहर में गिरने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवती नहर में पैसे चढ़ा रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो तेज बहाव में बह गई है। हादसे के बाद से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कई घंटे बीत गए। कई घंटे बीतने के बाद भी युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन नहर में तेज बहाव और उफान की वजह से खोजबीन में काफी मुश्किल हो रही है। अब इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर पीलीभीत की, जहां नदी के तेज बहाव में एक युवती डूब गई। अभी उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है, युवती का शव भी बरामद नहीं हो पाया। पैसे चढ़ाए जा रहे थे, जब चढ़ाते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है। परिजनों की तरफ से फिलहाल यहाँ पर कोशिश की जा रही है और दुआ की जा रही है कि किसी तरह से युवती सकुशल बरामद हो। ऐसे में जो एसडीआरएफ और तमाम टीमें मौके पर मुस्तैद है, गोताखोरों की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई है, वो युवती की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा यहाँ पर जो भी कामयाबी है वो हाथ लगती हुई नजर नहीं आई है। तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि कड़ी मशक्कत यहाँ पर प्रशासनिक अमले को भी करनी पड़ रही है, क्योंकि उफान पर नदियां हैं और ऐसे में तेज बहाव जब यहाँ पर नदी का देखने को मिल रहा है तो इस दौरान शायद आने वाले समय में एक और बड़ा हादसा ना होने पाए, इसका भी ध्यान विशेष तौर पर रखा जा रहा है। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।